एक बार राघवेंद्र के पास चल लेते हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि ठीक 1 बजे दोपहर जेपी नड्डा राज्यसभा में बोलने वाले हैं। राघवेंद्र के पास जाएंगे। राघवेंद्र, आगा खानी मुसलमान, पासमानदा मुसलमान, इन सबको फायदे की बात कही जा रही है, इन सबको शामिल करने की बात कही जा रही है वक्फ अमेंडमेंट के बाद। अब जो आपके साथ लोग हैं क्या कह रहे हैं? वो भरोसा कर रहे हैं इस संशोधन बिल पर? देखिए, हमारे साथ जो हैं वो देश के बड़े चेहरे हैं और ख़ासतौर से सिया समुदाय को लेके मौलाना यासूफ अब्बास। मौलाना साहब, जो ये बिल आया है, कल 8 घंटे लोकसभा में समय कम पड़ गया, 8 घंटे का समय दिया गया, 12 घंटे बहस हुई, चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, और रात में 2 बजे, ऐतिहासिक है, कभी कभार ये स्थिति देखी गई है जब रात 2 बजे किसी बिल पर चिंतन करते हुए, चर्चा करते हुए, क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, चर्चा की गई और मैंने भी पूरी चर्चा को शुरू से आखिर तक के देखा, मगर बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतरे। उम्मीद मतलब क्या? आप बिल का खिलाफत चाहते थे? उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्त जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए हर आदमी एक उम्मीद की किरण जहाँ पर होती है। तो गरीब मुसलमानों के लिए यही तो आरक्षित हो रहा है ना, जो बड़े बड़े लोग कब्जा करके बैठे हैं। आप भी जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो दिल्ली से लेके यहाँ तक देश दुनिया में जा रहे हैं, तो आप तो प्रकाश डालिए, कम से कम आप तो सही चीज़ बताइए। देखिए, जहाँ तक के आप बात बता रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए है, तो बेशक जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। जो लोग पूरी तरीके से औकाफ पर काबिज हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं। मगर इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो लोकसभा में पास हुआ, हमारे अपोजिशन को, जो विपक्ष था, उसने भी पूरी तरीके से पक्ष नहीं रखा। पूरी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उनको रखना चाहिए था, लगता है कि कोई तैयारी करके नहीं गया था। लगभग 1 लाख राय आई थी, 1 लाख लोगों का जो ऑनलाइन जो मैसेज मिला था उस पर भी, और साथ ही जो संशोधन के लिए गया था उस पर भी तमाम तरह के विचार होने के बाद यह बिल टेबल हुआ है। बेशक विचार होने के बाद में टेबल हुआ है, और ये मालूम है राय थी, मगर राय को माना कहाँ गया? राय तो हमने भी दी थी, हमने राय संसद के अंदर भी दी थी और संसद के बाहर भी हमने राय दी थी। और ओवैसी ने तो उसको बिल, जो ये संशोधित बिल की जो कॉपी थी, उसको भी फाड़ दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गलत है पूरी तरीके से। देखिए, कानून के दायरे में रहते हुए जो हमारे संविधान ने कहा है उस तरीके से विरोध होना चाहिए। आप कल तो ओवैसी ने जो किया वो गलत किया, वो संविधान के दायरे के बाहर किया, उन्होंने संविधान के दायरे के बाहर किया। आप किसी बिल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल उनको कतई ऐसा नहीं कर। बिल के कॉपी को फाड़ देना एक अलग है कि आप किसी की कॉपी को फाड़ दिए। आप खुल के विरोध कीजिए, हम लोग भी खुल के विरोध कर रहे हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आज राज्यसभा में चर्चा होगी, बहस होगी, तो वहाँ के ऊपर भी पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका को आज राज्यसभा में चर्चा होगी। और मैं इस बात को बार बार उठा रही हूं कि जब देश में एक बड़ा संशोधन बिल, जिसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, विरोध हो रहे हैं, देश के बड़ी बड़ी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इस बिल को नहीं लाना चाहिए, गैर संवैधानिक है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है आम जनता तक एक संदेश पहुंचाने की, तो उस बहस में बड़े बड़े चेहरों का बोलना बहुत जरूरी है। कल हमने अखिलेश यादव को सुना है बोलते हुए, वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी संसद में इस बिल को लेकर। लेकिन एक साथ, इसी के साथ साथ ये हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इस चर्चा में क्यों शामिल नहीं हुए, प्रियंका गांधी क्यों इस चर्चा में शामिल नहीं हुई है। एक काउंटर बार बार मुमताज ये दिया जा रहा है कि एक मुस्लिम अपीजमेंट वर्सेस हिंदू अपीजमेंट भी है। अखिलेश जी कल बोले, उन्होंने बात रखी, जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह बोले, लोग लल्लन सिंह के भाषण की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं को क्या भागना चाहिए? कौन तारीफ कर रहा है लल्लन सिंह की? कोई नहीं कर रहा। जो है वो जेडीयू के लीडर के हैसियत से बोल ही नहीं रहते। कैसे बोल रहे थे? भाजपा के लीडर के हैसियत से। और मुझे तो लग रहा है समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कुमार को धमकी दी थी लल्लन सिंह ने कि अगर आपने इसका सपोर्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा। ये कहा है लल्लन सिंह ने, और इसीलिए पूरा सपोर्ट। जेडीयू में क्या हो रहा है ये सब पता है आपको कि धमकी दी जा रही है? अच्छा, इस बात का पूरा जो है लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है, हाईजैक कर रखा है, और कहा कि पार्टी तोड़ देंगे। और बीजेपी तो इसमें माहिर है, मास्टर है, बीजेपी तो तोड़वाने में मास्टर। अच्छा, देखिए, आप कल दोपहर तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जेडीयू पलट जाएगी। अब जेडीयू अगर पलटी नहीं है तो ये नया वाला शगुफा है कि ब्लैकमेल हो रहा है, होस्टेज रखा हुआ है। बिल्कुल कल टोन से ही बात साबित हो गई। जिस तरह से वो तारीफ कर रहे थे, मोदी जी सेकुलरिज्म जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मोदी जी का सेकुलरिज्म दिख गया। जब नीतीश कुमार निकल के गए थे 15 में, तब मोदी जी सेकुलर नहीं थे। जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे
कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मैं मुमताज जी क्यों? क्योंकि हाईजैक हो गए। नहीं ठीक है, नीतीश कुमार की वो छवि है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ ये वाला नैरेटिव जो है कि जो पहले आप लोगों पर कायम हो रहा था कि जो मुसलमान सपोर्ट करे वो मुसलमान बीजेपी का एजेंट है, अब वो जेडीयू भी बीजेपी के एजेंट हो गए, लल्लन सिंह हो गए एजेंट क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये जो बात कही जाती है, देखिए मौलाना आज़ाद कहा करते थे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब ऐसा है कि अगर वो पलट गए लल्लन सिंह, उनके बारे में ये कहा जाए जैसे हमारे रजवी साहब कह रहे हैं कि ये है कि बीजेपी ने उनको खरीद लिया है, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, या नीतीश कुमार उनसे डरते हैं। नीतीश कुमार जिस मिट्टी के बने हुए हैं वो किसी से नहीं डरते, ना वो मोदी जी से डरते हैं। नहीं खत्म नहीं हुई, सुन तो लीजिए बात मेरी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोली। अरे आप ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। अगर लल्लन सिंह ने कोई बात कही है तो लल्लन सिंह ने ये बात अपने कॉन्शियस को आगे रख के, अपने जमीर को आगे रख के कहिए। अब ये मत कहिए कि वो बीजेपी में बिक गए, संघ ने पैसा दे दिया। ये बात बहुत पुरानी हो गई। अब इस स्टोरी को नोबडी बाइज द स्टोरी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ चंद्रप्रकाश जी, हाँ ठीक है, सत्य विजय के पास एक बार जा रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी आपके पास आए। सत्य प्रकाश इस वक्त कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आज लोकसभा में पारित होने के बाद की ये सुबह है और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर वहां भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं, जरा सत्य विजय बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ, आज राज्यसभा में भी इसकी टेबल किया जाएगा। पुराने भोपाल में हूँ, यहाँ पर चूंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, बात करने की कोशिश भी करूँगा। सर आपसे एक सर आपसे एक सवाल करना था, जो वक्फ पे आप कुछ बोल पाएंगे जो कल बिल? एक मिनट। तो देखिए, पुराने भोपाल के लोगों में जिन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ एक तरफ जश्न हो रहा था, दूसरी तरफ विरोध भी हुआ था इकबाल मैदान पर, लेकिन आज यहाँ पर पुराने भोपाल की इन गलियों में फिलहाल सन्नाटा है, लोग बातचीत करने से बच रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार स्टूडियो में धर्मेंद्र यादव जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास जाती हूँ, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जरा आप मुझे बता दीजिए स्टूडियो में अगर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल जो एक माहौल बनाया गया। धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, कल अखिलेश यादव बोले हैं इस बिल पर और उन्होंने अपनी बात रखी है और उनके और गृह मंत्री के बीच अध्यक्ष को लेकर भी एक तंज कसा गया, वो भी पूरे देश ने देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस पर क्या बात रखने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से ट्वीट करते हैं, उस आक्रामक ढंग से उन्होंने संसद में अपनी बात नहीं रखी इसके खिलाफ। सुचारिता जी, सबसे पहले तो जो चुनाव की बात उन्होंने बोली थी पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, मतलब स्वघोषित एक तरह से कह लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। ये बात तो सच है। ये बात गृह मंत्री जी भी माने कि नहीं, अभी चुनाव नहीं हो पा रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ ईवीएम से करा लो, ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई है तो हो सकता है जल्दी चुनाव हो जाए, जल्दी अध्यक्ष चुन लो। कम से कम बिना अध्यक्ष के रहना ठीक नहीं है। दूसरी बात जो विरोध की है, समाजवादी पार्टी संवैधानिक मूल्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी, ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए। हमारे विरोध के जो बिंदु हैं उसको हम लगातार पार्लियामेंट में भी सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को सुनाई नहीं देगा तो उसके जो और वैधानिक तरीके हैं उस पर हम जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिकल 13 सेक्शन 3 है, आर्टिकल 13 सेक्शन 3 के अंदर ही वक्फ बिल का मंजूरी हुई थी, जो सब इससे पहले आया था, अमेंडमेंट आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 13 सेक्शन 3 का उल्लंघन करके इस बिल को ला रही है, जो संविधान के विपरीत पूरी तरह से है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी तरह से लिमिटेशन का विरोध करते हैं। इसी तरह से जो सदस्यों की संख्या है उसमें एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम 2 गैर मुस्लिम रहेंगे, उसके अपर कैप को नहीं बताया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सातिरपना है कि हम एटलीस्ट लिख देंगे, उसके बाद कई वक्फ बोर्ड ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में समर्थन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं फिर? वो क्यों कर रहे हैं समर्थन? वो सुचेता जो तो वो बताएंगे ना, वो क्यों कर रहे हैं। इसमें इतने लूप होल्स हैं तो वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, लूप होल है कि नहीं आपको लगता है? मतलब वो अगर समर्थन कर रहे हैं
नहीं, मैं इस पर राय देने वाली कोई नहीं हूं सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप अपनी बात रखते हैं संसद में, तो आप उन कुछ खास लूपहोल्स, कुछ खास गलतियों को उजागर करते हैं। जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें इतनी मुखालफत करनी चाहिए कि आप बोलने लगे कि सड़कों पर लोग आ जाएंगे। ये आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूं, जो बड़ी खबर एक बार बता भी देती हूं दर्शकों को, कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है सनवर पटेल, उन्होंने स्वागत किया है वक्फ संशोधन बिल का। वो कह रहे हैं वक्फ में सुधार के लिए सरकार का शुक्रिया